Welcome back, students. Let's move ahead. Till now we saw ionization of weak acids and weak bases, जहाँ पे हमने उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला, राइट, Ka and Kb. दिस वाज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स. कोई भी एक एसिड लिया, उसका आयोनाइजेशन किया था हमने वाटर में. कुछ कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट किया था, कुछ कॉन्सेंट्रेशन टूटेगा उसका, मतलब आयोनाइज होगा, तो जितना टूटेगा उतना ही बनेगा. तो दिस वे वी गॉट Ka का वैल्यू. फिर उसका हमने लॉगरिथमिक ले लिया था, तो Pk इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka. उसी तरीके से वीक बेस का भी Pkb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb. अब ये जो Ka निकाल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और Kb जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, इनके बीच का रिलेशन देखना है. सपोज करो इक्वेशन है, अमोनियम आयन और वाटर है, ये आपस में मिक्स होकर हाइड्रोनियम आयन और अमोनिया देते हैं. तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे आप? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का. तो H3O NH3 डिवाइडेड बाई NH4. H2O हमने इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि लिक्विड है, राइट. एक दूसरा इक्वेशन लो जहाँ पे अमोनिया का हम आयोनाइजेशन कर रहे हैं, NH3 का. तो H2O, ठीक है, ब्रेक होगा, वाटर H प्लस देगा, तो NH4 प्लस हो जाएगा और OH माइनस बाहर निकल जाएगा. इसका भी लिखो, प्रोडक्ट का इनटू डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का. ये फिर से इग्नोर हो जाएगा, लिक्विड है, प्योर लिक्विड. हमने बोला है प्योर लिक्विड का क्या होता है? कांस्टेंट फिक्स होता है, उसे इग्नोर करते हैं. ठीक, वैल्यू कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू हमने दे रखा है, ठीक है, डोंट वरी. अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए आप. इस दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? इधर NH3 इधर NH3 कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर NH4 इधर NH4 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचा क्या? H2O और H2O, दो H2O, और इधर H3O और OH माइनस. इसको ऐड करके देखो कैसे करेंगे. NH4 प्लस H2O, यही है ना, और दे रहा है क्या? H3O प्लस NH3, राइट. दूसरा इक्वेशन क्या था? NH3 प्लस H2O, ये क्या देगा? NH4 प्लस OH माइनस. ऐड करो इनको, दोनों अलग अलग साइड में है, NH3 तो माइनस हो जाएगा. इसको इधर लाओगे तो ठीक है, NH4 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचा क्या? इधर दो H2O, इधर H3O प्लस और OH माइनस, मतलब H प्लस और OH माइनस. तो ऐसे भी वाटर बचेगा, तो आयोनाइजेशन से क्या होगा? H प्लस और OH माइनस में कर दिया हमने. Kw क्या होता है? अब इसका लिखोगे तो H3O और OH माइनस. इसका अब निकालो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. हमने निकाला था पहले आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कितना आया था? 10⁻14 आया था. जहाँ पे H3O प्लस OH माइनस बचता है तो उसको क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻14. तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है, वही बचा ना लास्ट में. तो इसको क्या लिखेंगे? H3O इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O का. तो H2O तो फिर से प्योर लिक्विड है, तो इग्नोर, तो वही चीज़ आ गया, बचा 10⁻14, ठीक है. वही चीज़ मैंने दिखाया, क्योंकि हमने ऐड किया था यहाँ दोनों इक्वेशन को, तो वही चीज़ आया. ऐड करोगे तो K और Kb क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड हो जाएंगे. सब पावर एडिशन यही होता है ना, मैथ में पढ़ते हो आप. तो ये बस उस चीज़ को करके दिखाया है मैंने कैसे हुआ. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या वैल्यू आया? Kw की वैल्यू आई. तो Kw जो होता है, किस, ये K इंटू Kb किस चीज़ के बराबर होता है? Kw के बराबर, जो अभी पीछे हमें मिला 10⁻14, ठीक है. तो वही चीज़ बोला जाता है कि Kw जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K एंड Kb के बराबर होता है, जो रिएक्शंस हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है. फिर इसका नेगेटिव लॉगरिथमिक ले लो, तो इसका लोगे तो क्या हो जाएगा? Pkw, और इसका Pka Pkb, और ये 14. पहले हमने एक और निकाला था, यहाँ पे क्या निकाला था याद है? Pkw pH और pOH के बराबर, ये वाला. तो से ये सब इक्वेशंस आ रहे हैं नए नए. यहाँ पे Pkw किस चीज़ के बराबर हो गया? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. ये पहले हमने किया था,
इस बार पी के डब्ल्यू पी के ए प्लस पी के बी, पहले एच और ओ एच के टर्म में लिखा था, अभी हमने उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में लिखा, तो वही 14 के बराबर ही होता है। सिंपल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं कोई हम बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर रहे हैं, चीज़ें लर्न करना भी सिंपल है। अब है कुछ डाई बेसिक, पॉली बेसिक, डाई एसिड, इस तरह के एसिड्स का नाम है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, हम बता दे रहे हैं, सिंपल सा चीज़ है। डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक मतलब एक ऐसा एसिड जो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे सकता है उसके हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे सपोज करो HCl है, ये फोकस नहीं हो पा रहा है ढंग से, सपोज करो HCl है, ये कितना हाइड्रोजन आयंस दे सकता है? एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, एक। H2SO4 कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो ये कितना हाइड्रोजन दे सकता है? 2H प्लस दे सकता है। H3PO4 कितना हाइड्रोजन है? 3 है, तो 3H प्लस दे सकता है। तो मतलब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए 2 OH माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए 3 OH माइनस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 3 हाइड्रोजन दे सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा एसिड जो 2 आयनाइजेबल प्रोटॉन हो उसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड या डाई बेसिक एसिड। उसी तरीके से जिसके पास 3 हो उसको बोलेंगे ट्राइप्रोटिक या पॉलीप्रोटिक, या पॉली प्रोटॉन के टर्म में पॉलीप्रोटिक बोलेंगे, और कितने OH माइनस की ज़रूरत पड़ेगी उतने में बोलेंगे पॉली बेसिक। बेसिक क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? बेस चाहिए, मतलब OH माइनस चाहिए, राइट। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने बताया HCl एक प्रोटॉन दे सकता है, मतलब मोनोप्रोटिक या फिर मोनोबेसिक, मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक बोलेंगे उसे। H2SO4 2 हाइड्रोजन दे सकता है, राइट, तो इसको बोलेंगे डाईप्रोटिक या फिर डाई बेसिक। इसको 2 OH माइनस की ज़रूरत पड़ेगी न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2X डाई बेसिक एसिड, या इसको हम बोल सकते हैं डाई प्रोटिक एसिड। इसको और क्या बोल सकते हैं? डाई प्रोटिक, जितना प्रोटॉन दे सकता है उसके हिसाब से, और बेस के टर्म में डाई बेसिक एसिड। उसी तरीके से H3PO4 कितना हाइड्रोजन दे सकता है? 3। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। डाई बेसिक एसिड है H2X, इसका आयनाइजेशन करते हैं। पहले एक हाइड्रोजन निकला, HX माइनस आया, फिर दूसरा करेंगे, फिर अब एक अभी और बचा हुआ है इसका, उसका भी करते तो H प्लस X माइनस 2 पूरा निकल गया। पहले वाले में Ka1 लिखो, मतलब डिसोसिएशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, H प्लस इंटू HX माइनस डिवाइडेड बाई H2X। दूसरे में क्या होगा? H प्लस X माइनस 2 डिवाइडेड बाई HX माइनस, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है, ठीक है। अब इसमें ये है कि जैसे जैसे आयनाइजेशन करते जाओगे, जैसे ये पहला स्टेप हो गया आयनाइजेशन का, ठीक है, तो जब दूसरे स्टेप में जाओगे तो दूसरे स्टेप में आयनाइजेशन करना थोड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर क्या आ गया? एक चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसका आयनाइजेशन करना, हमने पढ़ा था, याद है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? आयनाइजेशन रेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इसमें जैसे जैसे आप रिमूव करते जा रहे हो, आपने हटाया यहाँ से एक प्रोटॉन हटा दिया, तो अब जो बचा उसका, मान लो पहले न्यूक्लियस जो था 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, अब एक निकल गया प्रोटॉन, बचा क्या? 3 ही बचा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कारण पहले प्रोटॉन को निकालने में कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब दूसरे प्रोटॉन को निकालते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब X माइनस 2 में तो सारे प्रोटॉन निकल गए, सारे हाइड्रोजन निकल गए। मान लो तीसरा भी होता है, H3PO4 टाइप का होता है कोई, 3 प्रोटॉन वाला, तो तीसरा, तो मतलब कि कहने का मतलब है कि I3 मतलब आयनाइजेशन, IE3 आयनाइजेशन एनर्जी 3 बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, फिर वो बड़ा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। ये हमने पढ़ा था पहले भी, आप याद करो, ठीक है। तो जैसे जैसे आयनाइजेशन बढ़ता है एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने लगता है न्यूक्लियस के साथ। तो ये सारी चीज़ें थी आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस के साथ।
तो हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे किस पे आयनाइजेशन डिपेंड करता है। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं, इसको आप लोग एक बार ढंग से देखिएगा, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है। जैसे कि कोई एसिड है, जैसे HCl एसिड है, वही हमने लिखा है Ha, हाइड्रोजन है और एक कोई स्पेसीज है, इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है। और इनकी पोलैरिटी मतलब चार्ज होने की, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेने की कैपेसिटी कितनी है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है एसिड का स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स उसी पर डिपेंड करेगा। हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन का रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच में अगर बॉन्डेज ज़्यादा होगा तो इनको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। वीक बॉन्ड होगा तो बहुत जल्दी ब्रेक कर देंगे तो बहुत जल्दी आयनाइज हो जाएगा। तो इन दो चीज़ों पे किस उसको बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब चार्ज होने की, ठीक है। तो हमने लिखा है कि एज द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड, जैसे जैसे ये बॉन्ड डिक्रीज होगा, एनर्जी के तक क्या हो जाएगी, कम रिक्वायर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और वो जल्दी ब्रेक होगा, तो एसिड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा से जल्दी आयनाइज होगा। और जल्दी आयनाइज होगा मतलब क्या है, ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ है उसका। उसके बाद इन दोनों के बीच में जैसे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, फिर से याद करो, प्रेडिक्टेबल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इनके अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं क्या, पोलैरिटी। तो उनकी वो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, मतलब आयोनाइज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे इनकी पोलैरिटी बढ़ेगी, मतलब इनके इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 है और इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है। एक कैलकुलेशन समझो, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक दूसरा मैंने मान लो दे दिया HI, H का 1 है और इसका 5 है, तो इनके में डिफरेंस कितना है, 3 का, और इसमें डिफरेंस 4 का। तो डिफरेंस किसका सबसे ज़्यादा है, HI का ज़्यादा है। दैट मीन्स ये जल्दी ब्रेक होगा, इसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू HCl, ये कहने का मतलब है। तो जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगा उतना ही एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिया मैंने उसी के टर्म में, ठीक है। कंपेयरिंग द एसिड स्ट्रेंथ व्हेन एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप मतलब नीचे की तरफ, ग्रुप 1, ग्रुप 2। अब जैसे जैसे ग्रुप में आते हो नीचे की तरफ, ठीक है, उस तरीके से साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज़ जब बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। किसी भी, मान लो ये है न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट उसका शेल है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब एक लो और न्यूक्लियस है और उसका साइज़ इतना बड़ा है, उसका मतलब आउटर शेल थोड़ा दूरी पे है और ये उसका क्या होगा, डिस्टेंस है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ये वाला होगा। साइज़ जैसे ही बड़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो एक ग्रुप 17 का एग्जांपल दिया है हमने हैलोजेंस का, क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे नीचे आते हो साइज़ बढ़ता है, तो साइज़ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा तो जल्दी आयोनाइजेशन होगा, और जल्दी आयोनाइजेशन होगा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे पाएगा। तो जब ये बॉन्ड मान लो हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइंड किए तो HF बनेगा, HCl बनेगा, HBr बनेगा, HI बनेगा। हम क्या बोले, नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ता है तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जल्दी आयोनाइजेशन होगा। तो HI जो होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। उसी तरीके से एक ग्रुप 16 का दिया है हमने चैल्कोजेंस का, मतलब जिसमें सल्फ़र, ऑक्सीजन ये सब होते हैं। पहले क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर सल्फ़र होता है। तो नीचे आएंगे तो क्या होगा, साइज़ बढ़ेगा। साइज़ बढ़ेगा तो मतलब क्या होगा, आयोनाइजेशन जल्दी होगा, मतलब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो H2S स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2O के कंपैरिजन में, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, इजीली आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो। बार बार देखो मेरी इस वीडियो को।
लेकिन इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल जो मैंने पढ़ाया था उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसको एकदम ध्यान में रखना है आपको, तभी 2 मिनट के लिए एक बार पलट के देख लेना अगर ध्यान में ना हो तो। हमने क्या बोला, नीचे जैसे ही आते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, जैसे ये था, साइज जैसे ही बढ़ेगा ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा मतलब उसको तोड़ना आसान हो जाएगा, तोड़ना आसान हो जाएगा मतलब वो जल्दी टूटेगा, जल्दी हाइड्रोजन आयन दे सकता है, प्रोटॉन जल्दी दे सकता है, मतलब एसिडिक का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो नीचे आने पे एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ये चीज़ दिखाया हमने। अब सपोज़ करो पीरियड में मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उस समय क्या होता है, सब के सब साइज़ क्या होता है, सेम ही होता है। क्यों, पीरियड का मतलब क्या होगा, सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं। पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, मतलब क्या होता है, उतने नंबर ऑफ शेल्स हैं। तो सब अगर सेकंड पीरियड से मतलब सबके पास कितने ऑर्बिट हैं, 2 ही ऑर्बिट है, सबके पास 3 ही ऑर्बिट है, मतलब उनका साइज़ क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन इन जनरल साइज़ फिक्स नहीं होता है, चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, हमने पढ़ा था, याद है, इधर से इधर जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, घटता है। तो साइज़ जब घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब हम पीरियड में जाते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपेयर टू साइज। ठीक है, तो जैसे हम इधर से इधर जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो मान लो एक सेकेंड पीरियड में हमने लिया है, 4 क्या होता है, कार्बन होता है, 5वें पे नाइट्रोजन होता है, 6ठे पे ऑक्सीजन होता है, 7वें पे फ्लोरीन है। तो हम क्या बोलें, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़, हमें ऐसे भी पता है फ्लोरीन क्या होता है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा मतलब क्या हो जाएगा, हमने क्या बोला, पोलैरिटी बढ़ेगा, यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ेगा तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो CH4 NH3 जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो जो बनाते हैं H2O HF क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वे वी डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स हैं। ठीक है, बार बार देखिए आप इस चीज़ को, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस अगर आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में है तो आप इजीली इस चीज़ को कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये था फैक्टर्स के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एक टर्म पढ़ना है आपको, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कॉमन आयन। कॉमन का मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, अब सपोज़ करो एक आयोनाइजेशन हो रहा है, ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, उस पर भी आता है। ठीक है, मान लो एसिटिक एसिड है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन जो भी है, ब्रेक हुआ ये तो आयनाइजेशन हुआ तो हाइड्रोजन आयन। ये एसिटिक एसिड से निकला हुआ आयन है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। मान लो ये आयनाइजेशन हुआ किसी सिस्टम में, अब उस सिस्टम में आप अलग से बाहर से थोड़ा और एसीटेट आयन ऐड करो, मतलब आपके पास ऑलरेडी कहीं और दूसरे एपरेटस में, दूसरे बर्तन में रखा हुआ है, टेस्ट ट्यूब मान लो, उसे जो भी मान लो, कुछ एसीटेट आयन रखा हुआ है, उसको आप इस सिस्टम में ऐड करो बाहर से। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। जब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ जाएगा, ये और ये ज़्यादा कंबाइन करेंगे और इधर भागेगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो मैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन ऐड करता हूँ, क्या, तो उस समय भी वही चीज़ होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये और ये ज़्यादा कंबाइन करेंगे और रिएक्शन इस दिशा में जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जब हम एक जैसे आयन, कॉमन आयन, या तो एसीटेट आयन ऐड कर दूँ या हाइड्रोजन आयन कर दूँ, तो रिएक्शन जो है या इक्विलिब्रियम जो है किस दिशा में शिफ्ट हो जाता है, उल्टे दिशा में, जो उस चीज़ को इफेक्ट को क्या कर सके, कम कर सके। हमने पढ़ा था ना कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जो उस बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को कंज्यूम कर सके। जाहिर सी बात है, वो तो करना ही है। मैं इसका बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कंजम्पशन होगा, कंबाइन करेंगे आपस में और अपना प्रोडक्ट बना के देंगे। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट बनाना। जैसे मान लो ए और बी कंबाइन कर रहे हैं और सी और डी दे रहे हैं, तो मैं जितना ज़्यादा ए बढ़ाऊंगा उतना ही ए और बी कंबाइन करेंगे और सी और डी देंगे, इनका यही काम ही है। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने बोला, अगर मैं बाहर से एसीटेट आयन ऐड कर दूँ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइन करेंगे, एसिटिक एसिड ज़्यादा बनेगा।
या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन ऐड करूँ तो भी ये दोनों कंबाइन करेंगे और एसिटिक एसिड बनेगा। हुआ क्या यहाँ पे, हमने कॉमन आयन ऐड किया, एक जैसे आयन, मतलब पहले ही हाइड्रोजन आयन है, हमने एक्स्ट्रा, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक जैसे आयन ऐड कर रहे हैं, पहले से एसिटेट आयन है सिस्टम में, मैंने बाहर से कुछ ऐड किया, मतलब कॉमन आयन ऐड किया। तो वही चीज़ मैंने लिखा, जैसे ही हम एसिटेट आयन ऐड किए, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ चला गया। उसी तरीके हाइड्रोजन आयन भी करोगे तो वो भी लेफ्ट की तरफ जाएगा, कंबाइन करेंगे। इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम मोर ऑफ एन आयन स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट, मोर ऑफ एन आयन स्पीसीज जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मोर ऑफ हम ऐड कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम को क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है, ठीक है, उसे ही बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग अ सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स मोर ऑफ एन आयन स्पीसीज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिसोसिएटेड इक्विलिब्रियम। डिसोसिएटेड मतलब टूटे हुए में, आयन कब आएगा, टूटे हुए में ही आएगा ना, अनडिसोसिएटेड में आयन आएगा नहीं। अनडिसोसिएटेड मतलब क्या, अनडिसोसिएशन, टूटा नहीं है, तो ये डिसोसिएटेड इक्विलिब्रियम में ही अप्लाई होता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आयंस मौजूद होने चाहिए पहले, सिर्फ CH3COH से नहीं होगा, वो तो आयनिक थोड़ी होता है, वो तो कंबाइंड स्टेट में है। तो सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है, एक स्पीसीज़ ऑलरेडी आयन का मौजूद है सिस्टम में, मैंने क्या किया, उसका मोर ऑफ एक्स्ट्रा थोड़ा और ऐड कर दिया, तो जैसे ही ऐड किया इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, उसे ही बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट, कुछ नहीं है। लास्ट टॉपिक इज़ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अब देखो हमारे शरीर में कई एग्जांपल देता हूँ, यहाँ समझाया भी मैंने उसी तरीके से। हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ब्लड है, पूरा फ्लो करते रहता है, ठीक है। हम लोग पढ़ते भी है, जैसे आपने अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, स्टोमक में एसिडिक pH मेंटेन होता है, इंटेस्टाइन में बेसिक pH मेंटेन होता है, ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 के आसपास उसका मेंटेन रहता है क्या, pH। ये कैसे पॉसिबल है, कुछ तो होता होगा उसके अंदर। pH किस चीज़ के कारण होता है, एसिड या बेस के कारण होता है, तो एसिड और बेस का क्या है, बैलेंस मौजूद है, राइट, तभी वो 7.4 के आसपास pH हमेशा मेंटेन करके रखता है। हमें पता ही है कि अगर बॉडी के अंदर तो कुछ गड़बड़ हो, मान लो 7.4 से pH घट जाए या बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, शरीर में कुछ बीमारी होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अपने बॉडी के अंदर pH लेवल मेंटेन करके रखे हुए हैं। उसी तरीके से हम सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उस समय भी pH को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अमोनिया हम सिंथेसिस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह पे एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगा। वहाँ पे अमोनिया का एक, अमोनिया अपने आप में क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, उसका एक पार्टिकुलर बेसिक स्ट्रेंथ होता है, उसका वो स्ट्रेंथ बना होना चाहिए, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो उस चीज़ के लिए मेंटेनिंग क्या हुआ, एक पार्टिकुलर pH इंपॉर्टेंट है, तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन जो हम यूज़ करें और वो pH में चेंज को रेसिस्ट करें, मतलब बदलने ना दें। जैसे कि हमारा ब्लड है, उसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड और बेस का कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से मेंटेन होता है उस सॉल्यूशन में कि वो उसके pH में चेंज को रेसिस्ट करता है, मतलब चेंज नहीं होने देता है, वो 7.4 के आसपास pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है बफर सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस विच रेसिस्ट चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन, मतलब कुछ ऐड करने पे या एडिशन इस चीज़ों पे, तो उसे ही बोला जाता है बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस विच रेसिस्ट चेंज इन pH ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब अमाउंट कम कर देने पे या अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देने पे, कुछ भी करो उसके साथ, उसके अंदर कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ स्टेट है जिसके कारण वो अपने pH को इसके अराउंड मेंटेन कर। जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड का मैंने एग्जांपल दिया, ब्लड में क्या है, बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, तरीके के सॉल्ट्स हैं, तो उनका कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन होगा, कुछ कॉन्सेंट्रेशन को घटना, क्योंकि हम खाते पीते भी रहते हैं कुछ भी, कभी हम बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ खा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ खा रहे हैं। जैसे वेजिटेरियन डाइट होता है, वेजिटेरियन डाइट इज़ व्हाट, मोस्टली बेसिक होता है। कभी कभी लोग एक्स्ट्रा, लोग कहते हैं ना एसिडिटी हो गई, बहुत सारे लोग जैसे मान लो कोई नॉनवेज खाए, तो नॉनवेज क्या होता है, नॉनवेज एसिडिक डाइट होता है, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब हम ये खाते हैं तो ऑफकोर्स हमारे ब्लड में ही मिलता है डाइजेशन के बाद, तो क्या हमारा बॉडी का pH लेवल ब्लड का हमेशा डिस्टर्ब होते रहता है कि हम जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लेने के बाद हमेशा क्या बीमार पड़ जाते हैं, नहीं, कभी कभी गड़बड़ होता है जब हमारा बॉडी चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है तो, लेकिन क्या हमेशा ये होता है, नहीं। तो उसी चीज़ में हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड जो है हमारे उस pH को, अपने 7.4 pH को ईजिली मेंटेन करने में एबल है, कर पा रहा है।
तो ब्लड इज़ व्हाट, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन। तो सॉल्यूशंस विच रेसिस्ट चेंज को रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं उसके पीएच में, चाहे उसमें हम कुछ डाइल्यूशन करें, मतलब कम करें। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी ऐड करना। तो किसी चीज़ में पानी ऐड करोगे तो वहाँ पर जो मान लो चीनी है उसमें आप एक्स्ट्रा पानी ऐड करते जाते हो, मतलब क्या हो रहा है, पानी का कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, चीनी कम होते जा रहा है, तो उसे बोलते हैं डाइल्यूशन, या ऐड कर दें। तो हम कुछ भी करें, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका पीएच अगर अपने आप में मेंटेन है तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो वहाँ पे एसिड और बेस का क्या होगा, जैसे मैंने बताया ब्लड में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन जब मेंटेन रखोगे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसका पीएच भी क्या होगा, मेंटेन होगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया हमने, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ये एसिड होता है, ये बेसिक थोड़ा होता है, NH4Cl, NH4OH, मतलब अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको किसी सॉल्यूशन में ऐड करोगे, इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे, तो ये 4.75 के आसपास अपना पीएच मेंटेन रखते हैं हमेशा। उसी तरीके से इन दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो ये 9.25 के आसपास अपना पीएच मेंटेन करते हैं। तो इनके मिक्सचर और इनके मिक्सचर आर गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, बफर सॉल्यूशन सिंपल सा, एकदम दिमाग में बैठा लो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम किसी चीज़ को ऐड करें या निकाल दें, मतलब डाइल्यूट करें, निकालना नहीं बोलना है, डाइल्यूशन बोलना है, फिर भी वो अपने एक पार्टिकुलर पीएच को मेंटेन करके रखता है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन विच मेंटेन इट्स पीएच सॉल्यूशन वैल्यू ईदर ऑन डाइल्यूशन और एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। बफर का मीनिंग ही वही होता है, इट्स अ लैटिन वर्ड, बफर मतलब नो चेंज। आप जैसे अभी सुनते होगे, अगर न्यूज़ देखते हो तो अभी पढ़ते हो, इंडिया और चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर पे। ये मान लो चाइना का बॉर्डर है और ये इंडिया का बॉर्डर है, तो ये बीच का रीजन जो होता है ना, कहलाता है बफर जोन। क्या कहलाता है, बफर जोन, मतलब एक ऐसा जोन जहाँ पे चाइना भी आके कुछ डिस्टर्ब ना करे, इंडिया भी आके कुछ रेसिस्ट चेंज ना करे। इसको दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि चलो ये बफर जोन है। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ नो चेंज। इसको चाइना भी आके डिस्टर्ब ना करे, इंडिया भी आके डिस्टर्ब, दोनों एक्सेप्ट करेंगे कि कॉमन एरिया है, तो इसको बोलते हैं बफर जोन। तो उसी तरीके से ये एक ऐसा चीज़ सॉल्यूशन जिसमें हम कुछ डाइल्यूट करें, मतलब एक्स्ट्रा पानी ऐड कर दें या उसमें एक्स्ट्रा किसी सब्सटेंस का ऐड कर दें, फिर भी वो अपने पीएच को मेंटेन रखता है, उसे ही बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। तो एक दो एग्जांपल दिया हमने, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन कहलाता है, 4.75 पे उतना मेंटेन रखते हैं ये। उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पीएच 9.25 पे मेंटेन रखते हैं अपना, तो ये भी कहलाता है बफर सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर इक्विलिब्रियम चैप्टर। ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, आई थिंक हम लोगों ने लगभग 8 या 9 वीडियो बना दिए इसमें, एंड एवरी वीडियो इज़ मोर देन ऑफ 20 मिनट्स। लेकिन ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो। ठीक है, तो दिस कंक्लूड्स द इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब हम क्या करने वाले हैं गाइस, 7 चैप्टर के साथ आपका पार्ट 1 बुक ख़त्म हो गया। अगर आपको पता हो तो ध्यान से देखिएगा अपना सिलेबस वगैरह, पार्ट 1 बुक ख़त्म हो गया, पार्ट 2 शुरू करेंगे हम। लेकिन उससे पहले अब मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, हर एक चैप्टर पे कम से कम 2 वीडियोस बनाऊंगा, और जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल्स। अब मैं पहले चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से, और बहुत ज़्यादा आपके बुक से भी न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे, आई होप आप लोग अपना कर रहे होंगे, आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग और नॉट। लेकिन मैं फिर से अपनी तरफ से भी हर एक चैप्टर पे 2 वीडियोस बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगा, ठीक है, और वो भी आप लोगों को रखूँगा मैं अपने यूट्यूब पे, और आई वांट कि आप लोग न्यूमेरिकल्स पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड सी व्हाट आई कैन डू। आई विल ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 वीडियोज़ एज आई सेड। 2 वीडियोज़ बनाएंगे ही हम, क्योंकि आपके बुक्स में न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं हर एक चैप्टर्स में, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर केमिस्ट्री में अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं या फिजिक्स में तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप देख ही रहे हो सब जगह कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आ रहा है करने के लिए। इसमें तो हमने केसी और केपी का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर पीएच का कैलकुलेशन जो भी हमने सीखा, तो ये सब चीज़ें हम करेंगे। So let me close this video. We will start in the next video with the numericals and all.
This completes the first book. Okay, thank you.